हो रहा है। चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों मैं गौरव देव शर्मा आज आया हूँ गांव हटाना में। सुल्तानपुर टाना, सुल्तानपुर हटाना इसका पूरा नाम है। खेड़ा टाना दोनों और गाँव है। आज यहाँ पर कैप्टन विनोद साहब ने मुझे आमंत्रण दिया था कि आप आएँ और मिलें। तो मैं आज कैप्टन साहब से मिलने के लिए आया हूँ। कुछ सवाल मेरे मन में हैं, तो उनसे जो मुलाकात होगी अपने देश के विषय में चर्चा करेंगे, समाज के विषय में चर्चा करेंगे। और यह जो कुछ है वो कोई प्लान बना के कोई लिखित में नहीं है, सब कुछ आप सवाल लिख ऑटोमेटिक सकते जो हो। भी है। सवाल होंगे, जवाब होंगे, और आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी नहीं, अपने प्रश्न सिर्फ आप सवाल लिखना, कैप्टन साहब जुड़ेगा नहीं। से पूछ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं कैप्टन विनोद जी से। नमस्कार कैप्टन साहब। नमस्कार गौरव जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे निवास स्थान पर आए और देश हित के मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे, समाज के मुद्दे, राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर आप सवाल जवाब कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास जो लोगों के सवाल आएंगे जी आप उनको पढ़ के मुझे बताना, मैं उनका जवाब दूंगा। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो मेरा यह सवाल है, जैसे कि आप भारतीय सेना में कार्यरत रहे हैं, बहुत अच्छा आपने योगदान देश के लिए दिया है। उसमें फिर किसान सैनिक क्रांति संगठन की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई कि हमारे क्षेत्र में ऐसा संगठन बनना चाहिए? देखिए गौरव जी, ये देश किसानों का है। जी किसान के बच्चे ही सेना में जाते हैं। जी किसी भी उद्योगपति, व्यापारी और नेताओं के बच्चे सेना में नहीं जाते हैं। जितना शोषण गांवों का हुआ है, उतना शोषण किसी का नहीं हुआ है। पूरे विश्व को व्यापार ने काबू किया हुआ है। व्यापारी लोग जी सिर्फ कमाने वालों को गुलाम रखना चाहते हैं। सारी देशभक्ति, सारा मोटिवेशन, सारी प्रेरणा हम लोगों को, और पैसा कमाने के लिए उद्योगपति, व्यापारी कुछ भी नियम तोड़ दें। किसी भी धर्म के बारे में देख लीजिए, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है या ईसाई धर्म है, उनके धर्म गुरुओं के बच्चे सेना में देश की सीमा की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं जाते? इन नेताओं के बच्चे, इन व्यापारियों के बच्चे क्या राजनीति और व्यापारी में ही रहेंगे? आपके बेटे, मेरा बेटा, मेरा फादर खेत में भी कमाएगा और हम सीमा पे भी मरेंगे। जी आप संतुष्ट हैं सवाल से? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, दरअसल जैसे आप क्षेत्र में रहते हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो लोकदल बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप पर आरोप भी लगते हैं कि आप लोकदल का विरोध करते हैं। क्या वास्तव में आप यह सोचते हैं कि आप लोकदल का विरोध कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि आप समाज के लिए एक जायज़ मुद्दा उठा रहे हैं? गौरव देव जी, मैं लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ की समस्याओं से बहुत नफरत करता हूँ। मैं सभी पार्टियों के सांसद, विधायक, जितने भी नेता हैं, सभी का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या समस्याओं से नफरत नहीं कर सकते? जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, अगर कोई भी पार्टी उनको पूरा कर देती है, जो देश हित की समस्याएं हैं, कोई भी पार्टी उनके बारे में आवाज़ भी उठाती है, किसान क्रांति सैनिक संगठन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम उसी का समर्थन कर देंगे। जैसे बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर एक रेलवे लाइन है। भारत की ऐसी बहुत ही कम रेलवे लाइन मिलेगी जहां से जम्मू कश्मीर के लिए रेल ना जाती हो, जिसका कारण है जम्मू के अंदर सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होना है जी कि जल्दी से जल्दी जवान वहां पे जाए और अपनी ड्यूटी में शामिल हो जाए, और जिस जवान को इन जवानों के बदले छुट्टी आना है वो अपने घर पर आए। सेना के जवानों को, बीएसएफ, सीआरपीएफ को रेलवे का वारंट मिलता है। जी आप ही बताइए, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर रेलवे लाइन से किसी भी सांसद, विधायक ने आज तक विधानसभा में, लोकसभा में क्या धरना दिया है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन जानी चाहिए? आप सिर्फ सैनिकों को ही छोड़ दीजिए, क्या हमारे यहाँ के लोग, व्यापारी, क्या वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले, क्या मुंबई, कोलकाता या अन्य जगह पे बच्चे दूर दूर बेंगलोर, पूना में टेस्ट देने के लिए जाते हैं, छात्र जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, उद्योगपति जाते हैं? ये क्षेत्र क्या देश का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं बिल्कुल किसी भी सांसद ने इसके बारे में आज तक विधानसभा में, लोकसभा में धरना दिया? मैं जनता के धरने को ढोंग आडंबर मानता हूं, जो कि लोकदल यहाँ पे फालतू के ढोंग करता है। जब लोकदल संसद में अपना प्रतिनिधित्व दे, चौधरी अजीत सिंह का हम बहुत सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। जी किसी भी मुद्दे पर आप जनता के बीच में नहीं, आप 89 से लेकर अब तक मोदी सरकार के अलावा सभी पार्टियों में मंत्री रहे हैं,
आपने इस रेलवे लाइन के बारे में कोई विचार उठाया? अगर उठाया, आपकी बात नहीं सुनी, तो आपने उस सरकार के खिलाफ इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जैसे चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी में किसानों की बात ना मानने पर इस्तीफा दे दिया था, सरकार को गिरा दिया था, क्या कभी अजीत सिंह ने अपनी कुर्सी का लालच छोड़ करके उस सरकार को गिराया? बिल्कुल। आपका अगला सवाल। कैप्टन साहब, जैसे चौधरी चरण सिंह साहब हमारे क्षेत्र में कार्य कर गए हैं किसानों के लिए, वैसे चौधरी अजीत सिंह कभी नहीं कर पाएंगे, यह बात तो तय है। लेकिन इस विषय में हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने समय से हमारे क्षेत्र में आई हुई है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि लोकदल ने कभी नहीं उठाए थे, हमारे मौजूदा सांसद जी ने उनका काफ़ी अच्छे तरीके से उनको उठाया है, उनको लेकर चल रहे हैं। तो क्या आप भाजपा से होने वाले विकास से प्रसन्न हैं, सहमत हैं, या फिर आप मानते ही नहीं कि यह विकास है या कुछ ऐसा? गौरवदेव जी, सतपाल जी का हम बहुत सम्मान करते हैं जी। मैं व्यक्तिगत भी उनसे बात किया हूँ और वो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम पे अजीत सिंह, मुलायम सिंह या लालू प्रसाद या कोई भी अगर वोट मांगता है, ये जनता को धोखा देने वाली बात है। आज चौधरी साहब जिंदा नहीं है जी। आज वर्तमान में कौन सांसद जीवित है, कौन पार्टी? आज ना जयप्रकाश नारायण जी जिंदा है, ना आपके जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, जो भी आरएसएस के थे, क्या नाम था, वे हमेशा ये तो पहले जनसंघ नेहरू जी पार्टी के थी। मंत्रिमंडल में आजीवन रहे हैं। जी। हम महापुरुषों के नाम पर वोट मांगना बंद करवाना चाहते हैं। हम वर्तमान नेताओं के व्यवहार पर, उनके काम पर लोगों में एक जागरूकता लाना चाहते हैं। ठीक है, सतपाल जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनका बेचारे का एक पैर दिल्ली में रहता है, एक लखनऊ में रहता है, एक हरियाणा में रहता है। सारी समस्या क्या है? लखनऊ का जो प्रतिनिधित्व है और जो दिल्ली की सरकार है, वो कांग्रेस आए, भाजपा आए, कोई भी आए, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ईर्ष्या है। मेरे क्षेत्र का भाजपा का सांसद हो, विधायक हो, या लोकदल का हो, समाजवादी का हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, मैं उनका सम्मान करता रहूँगी। लेकिन जब इनकी कोई बात नहीं सुनता है, लोकदल हमेशा ये कहती है कि भाई हम क्या करें, हमारे तो 4-5 विधायक हैं। जी। अरे यार, आप 4-5 तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप विधानसभा में भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, आप संसद के बाहर धरना दे दीजिए, आप आमरण अनशन कर लीजिए, घेराव कर सकते हैं, आप आंदोलन कर किसानों सकते हैं। का, गरीबों का काम छुटा करके आप यहाँ बड़ौत में क्यों धरना दे रहे हैं? जी। जब आप सांसद थे, आपने संसद के बाहर भूख हड़ताल क्यों नहीं की? जी। सतपाल जी के वादे थे बड़ौत, बागपत, शामली, सहारनपुर रोड बनवाना, छपरोली रोड पुल बनवाना। जी। इसके अलावा बहुत और वादे थे। अगर सतपाल जी इस रोड को बनवा देते हैं, शुरुआत नहीं कि भाई शुरुआत हुई और मंडोला तक बन गया या बागपत तक बन गया, फिर कोई स्टे लिया, फिर बंद कर दिया, फिर मैं 15 साल तक, 20 साल तक इस पर राजनीति करूं। नहीं, आप अभी से शुरुआत कीजिए। बड़ौत तक की इसके जो है कम से कम कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए, आगे तक करवाइए। आप छपरोली पुल को बुलवाइए, जनता आपके साथ है। और सतपाल जी, मैं आपको गौरवदेव जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, लोग आप में देशभक्ति भी देखते हैं, आपके अंदर बहुत विश्वास है। आप वे इंसान हैं जिन्होंने मुंबई के अंदर उन लोगों को कुचल दिया था जो लोग ये कहते थे कि उत्तर भारत के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। आपने देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। आप मेरे क्षेत्र के सांसद हैं, आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। लेकिन अगर आप वादे पूरे नहीं करोगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहें। आप निर्दलीय लड़िए, फिर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दीजिए और इस जनता को बताइए कि जैसे अजीत सिंह की बात नहीं सुनी गई, जैसे और नेताओं की बात दिल्ली सरकार और लखनऊ सरकार नहीं सुनती है, ऐसे आपकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर हम अजीत सिंह को ही क्यों दोष दें? दोष क्या है? सारा दिल्ली में बैठने वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शोषण करने वाले नेता, वे किसी भी पार्टी के हैं जी। और लखनऊ में बैठने वाले, यहाँ की कमाई खाने वाले, वो किसी भी पार्टी की सरकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास वे चाहते ही नहीं, बिल्कुल चाहते नहीं। अगला सवाल आपको। कैप्टन साहब, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, एक मुद्दा आता है कि आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को लेकर कई बार आप पर आरोप भी लगे हैं कि आप जो डांगी गोत्र है उसकी काफ़ी ज़्यादा तरफदारी करते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। तो इस पक्ष लेने या तरफदारी करने या आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या आप जाट आरक्षण के समर्थन में हैं, या फिर आप सिर्फ अपने गोत्र के समर्थन में हैं,
या आप विरोध में हैं? देखिए गोत्र की बात यह है कि जैसे मैं पूरे विश्व में चाहूँगा कि भारत का सम्मान बढ़े जी और पूरे देश में चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी उनके बराबर विकास करे, जी तो मैं ये चाहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमारे गोत्र को बिल्कुल ही शोषित कर रखा है। खेड़ा हटाना, खामपुर, राजपुर, लुहारी, निनाना, बिहारी, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीधे, मेहनती और ईमानदार हैं। ये हमेशा लोकदल को माला भी डालते हैं, पैसे भी देते हैं, सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे बड़ौत या अन्य गांव हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो वे लोग नाराज हो जाएंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोग प्रतिनिधित्व करते आए हैं। भले ही कुछ भी काम होता है वे उन्हीं गांवों को देखते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे गांव का भी एक विधायक, सांसद या यहाँ पे काम हो। हम लोगों को ये कह देना ये तो दांगड़ हैं, ये तो डांगर हैं, ये मन से निकाल देना। यहाँ के लोग देशभक्त हैं, ईमानदार हैं। अगला विधायक किसान क्रांति सैनिक संगठन का यही गांव चुन करके देंगे। वो मैं नहीं हूँ, जी वो मैं नहीं हूँ। मैं अध्यक्ष पद भी छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कोई भी पार्टी मेरी, जी कोई भी भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ के विधायक को टिकट देती है, हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर इनको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं इनके अंदर एक जागरूकता लाऊंगा कि आप लाइन में पीछे मत चलिए, आप नेतृत्व कीजिए, अपना एक बंदा चुनिए। वो जयप्रकाश आर्य हो सकते हैं, वो सतीश चौधरी हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मेरी तरफ से नीचे मेहनत करने वाला सुमित दांगी भी हो सकता है, हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब इनको कोई टिकट ही नहीं देगा, किसान क्रांति सैनिक संगठन यहाँ से अपना बंदा खड़ा करेगा। वो मैं हो सकता हूँ या कोई हो सकता है। हम सतपाल जी का या अजीत सिंह का विरोध इसलिए नहीं करते हैं। आरोप लगाते हैं लोग मेरे पे कि आप सतपाल को पसंद करते हैं। वो बेल्ट की नौकरी करके आए हैं। जितना मेहनत उन्होंने 4 साल में किया है, कम से कम भाग दौड़ तो किया है ना। बिल्कुल की है सर, वो दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। जी। मैं 2 दिन पहले बावली सैनिक के प्रकोष्ठ के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शिषपाल जी से मिले थे, मैं और मेरे उपाध्यक्ष अनिल पवार जी। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सतपाल जी से वादा किया है, वो काम करके देंगे कि यहाँ पे मिलिट्री कैंटीन हो, CSD कैंटीन हो, सामान के लिए, पेंशन वालों के लिए यहाँ पे कोई कार्यालय खुले। अगर सतपाल जी ये 2 वादे पूरे कर देते हैं तो शिषपाल जी बोलते हुए उनका समर्थन करेंगे। मैं शिषपाल तोमर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो उनसे वादा करने के लिए उन्होंने हाँ भरवाई है। अगर वो वादा कर देते हैं हम भी उनका समर्थन करेंगे। तो हम फिर अजीत सिंह का समर्थन नहीं करेंगे। अजीत सिंह का समर्थन मुझे समझ में नहीं आ रहा। चौधरी साहब हमारे लिए भगवान है, मसीहा हैं, और उनको हम क्यों समर्थन करें? ऐसा क्या कहे? सिर्फ मील लगा दिया, गन्ने की बात कर दी, वो सब नहीं तो होता है। व्यापार है सर, वो कोई किसानों के हित में नहीं, हो व्यापार है। वो देखिए, अगर किसानों के हित की बात करूं मैं, चौधरी साहब बोलते थे कि खेती का जो उद्योग, खेती को उद्योग का दर्जा दीजिए। जी नहीं, खेती को नौकरी का दर्जा दीजिए। मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। जी अगर इन स्टूडेंट को एग्रीकल्चर विभाग में ही हम नौकरी दें, ये किसान को जाके बताएं, मान लिया रामपाल सिंह कोई किसान है, कि ताऊ रामपाल जी आप सिर्फ 10 बीघे ज़मीन में गन्ना बोइए, आपके पास 15 बीघे ज़मीन है, आप 5 बीघे ज़मीन में वो फसल बोइए जिसको बाज़ार में खरीदें। तो रामपाल जी कहेंगे कि बाज़ार में तो व्यापारी लोग हैं, वो शोषण करते हैं, वो मूल्य देते नहीं। तो जब मेरे एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर में नौकरी करेंगे, वो किसान से फसल खरीदेंगे, वो किसान में मोटिवेशन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, वो फसल खरीदेंगे। जब बाज़ार में भी सरकारी दुकान होगी सब्जी की, तो जो शोषण करता है, अभी मैं लौकी लेकर आया हूँ बाजार से, एक दुकान पे गया 20 रुपये किलो लौकी है, दूसरी पे गया तो 25 रुपये है, तीसरी पे गया तो 15 रुपये किलो है। तो ये शोषण है। एक समान बिक्री का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं? जब सरकारी दुकान होगी, कैशलेस मोदी का मैं समर्थन करता हूँ, जब कैशलेस होगा, एक समान ही मूल्य होगा, तो अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर अजीत सिंह जी ये बात उठाते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। सारा झमेला गौरवदेव जी व्यापारियों का, उद्योगपतियों का शोषण है। कभी भी व्यापारी और उद्योगपति ये नहीं चाहेगा किसान और मजदूर उठे, क्योंकि वे सभी पार्टियों को चुनाव सभा के लिए, जनसभा के लिए, आम सभा के लिए, चुनाव प्रचार के लिए चंदा देते हैं। वो विपक्ष को भी देते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई विपक्ष उनका विरोध करे। कैप्टन साहब, हमारे एक भाई हैं मोहित सोलंकी जी, उनका एक प्रश्न आया है कि आपका SC ST एक्ट के विषय में क्या विचार है, जो अभी भाजपा ने नया कानून लाई है
कि बिना जांच के ही किसी को भी अंदर डाल दिया जाएगा SC/ST एक्ट में, उसके विषय में आप क्या विचार रखते हैं? मोहित जी नमस्कार। सोलंकी जी, SC/ST अगर कानून है कि बिना जांच के अंदर डाल दिया जाएगा, ये जी। गलत है। आप किसी भी ऐसे दबंग आदमी जो SC/ST की बहू बेटियों को तंग करते हैं, जी। कानून को अपना काम करने दीजिए, लेकिन जांच के बाद ही सज़ा होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहूँगा SC/ST को हम कुचल दें, मचल दें। वे हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं। हमको समाज के अंदर नेताओं ने जो जातिवाद को फैला रखा है, ये समाप्त करना है। देखिए, SC/ST नहीं, किसी भी बहुल गांव में जाइए आप, अगर हरिजन का ही बहुल गांव है, वहाँ पर जाट या हरिजन राजपूत लोग कम जनसंख्या में है, तो SC/ST भी शोषण करते हैं। जी। एक्ट का नाजायज फायदा SC/ST भी करते हैं। हमें प्यार मोहब्बत का माहौल बनाना चाहिए, लेकिन किसी नेता पर हम ये विश्वास नहीं करते। ये नेता लोग क्या हैं, SC/ST में जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के आरक्षण को लागू करने के लिए जान दे देंगे। कैप्टन साहब, मेरा तो एक विचार है कि जो मेरा न्याय अधूरा होता रह है। गया। जी। नेता लोग दोगली बात करते हैं। जी। जब राजपूत और ब्राह्मणों में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जी। आरक्षण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। वही नेता 1 किलोमीटर जब हरिजन या SC/ST के बहुल क्षेत्र में जाता है तो क्या बोलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को हम पूरा करेंगे, आरक्षण में और बढ़ोतरी करेंगे। बिल्कुल सर। ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी। जी। कैप्टन साहब, मेरा तो ये विचार है कि न्याय को तो SC/ST वगैरह इन सब चीज़ों से दूर होकर सभी के लिए समान होना चाहिए। देखिए, अगर अत्याचार किसी पे भी होता है, जी। अगर मेरे साथ ही अत्याचार है, मैं जाट हूँ, जी। मैं SC/ST नहीं हूँ और मुझे कानून की मदद नहीं मिलती, तो देश के अंदर क्रांति आएगी। बिल्कुल सर। कैप्टन साहब, हमारे एक मित्र और जुड़े हैं, अनिल सिंह पंवार जी। वो कह रहे हैं कि गन्ना मिल बिजली बनाता है, जिसके कारण क्षेत्र का भूजल स्तर नीचे जा रहा है। अनिल पंवार जी नमस्कार, मेरे उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। जी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा था, और अनिल जी ने मेरे नाम की घोषणा की, लेकिन मैंने इनके घोषणा का सम्मान करते हुए भार उठाया है। और अनिल जी बहुत ही ऐसे विचार रखते हैं, शायद ही कोई नेता रखता होगा। जब गन्ना मिल यहाँ पर लगा हुआ है, भूजल नीचे जा रहा है, वो बिजली पैदा कर रहा है, तो बिजली हमारे गांव के लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। कल ही अनिल जी ने इस बारे में मुझे अच्छी तरह तफसील से समझाया। मैं इसको बहुत ढंग से, उन्होंने एक पूरा दिन लगा दिया मुझे समझाने में कि सर, जब ज़मीन से पानी निकल रहा, इससे हमारा भूल स्तर नीचे जा रहा है, हमारी जो ट्यूबवेल है इनका पानी नीचे जा रहा है, और जो बिजली है, पहले ही हम बिजली के लिए अपना भू स्तर खराब कर रहे हैं, तो गांव में बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सर। जब किसानों के लिए पंजाब सरकार कर सकती है, हरियाणा सरकार करती है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल। मोहित सोलंकी जी का एक और प्रश्न आया है कि कैप्टन साहब, स्वर्णों के लिए कोई एक ऐसी योजना का नाम बताइए जो सरकार ने या किसी भी पार्टी ने चलाई हो, जिसका सीधा सीधा हक या अधिकार स्वर्णों को मिल सके। क्योंकि SC/ST के विषय में आप जानते हैं, OBC के आरक्षण के विषय में आप जानते हैं। क्या स्वर्णों के लिए कोई ऐसी योजना सरकार ने चलाई है, ऐसे किसी पार्टी ने इसकी वकालत की है? गौरवदेव जी, मैं ऐसे सवालों से बचना ही चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। जी। लेकिन देश में ऐसी बहुत समस्याएं हैं, अगर वे समस्याएं दूर हो जाएं और कोई भी पार्टी उन समस्या को हटाएं, अनिल पंवार जी जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है मेरी बात को वो नहीं हटाएंगे। देश हित की बातें नहीं होती है, ये हरिजन है, ये स्वर्ण है, ये सबसे ज़रूरी है शिक्षा में समानता। जी। गरीब को शिक्षा नहीं मिलती है। जी। SC/ST के वे लोग जिनको पहले से ही आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका है, उन्हीं के बच्चे उच्च शिक्षित होते हैं, उन्हीं के बच्चे विदेशों तक पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। गांव में गरीब जिसके पास 2 मीटर भी जगह रहने की नहीं है, उसके पास में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उसका बच्चा सरकारी स्कूलों में जाता है। और सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई है, मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। जी। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी को सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति दिखाए, जनता के साथ में अपना
हमदर्दी दिखाएं। जी। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, भले ही वे 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, ये छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज जो गांव में खुल रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कुछ लड़कों ने खोले इस शहरों में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं, जहाँ पे कई कई लाख रुपए एडमिशन फीस नर्सरी के बच्चों की होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इनके अंदर जितना भी पैसा जाता है वो पैसा हमारी तनख्वाह से जाता है, वो गरीब किसान के से जाता है। उन बच्चों को जब नौकरी लगती है बीटेक एमबीए करके, हम खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे नौकरी लगे। किसी बच्चे को 60-70 या 1-1.5 लाख रुपए नहीं मिलते, 15-20 हज़ार रुपये में भी बच्चे नौकरी करते हैं। इतना पैसा तो उनको किराए में चले जाता है। सीधी सी बात है, पूरे देश में शिक्षा पर एक समानता और सरकार का ही कंट्रोल होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा? सारे कॉलेज उद्योगपति, व्यापारियों और नेताओं के ही तो हैं। ये लोग तो देश को लूटने के लिए बैठे हैं, ये जनता का कहाँ फायदा करेंगे? जी कैप्टन साहब, एक प्रश्न मेरा भी है, क्योंकि मेरे भाई सचिन बालियान जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही बात रखी थी। तो उन्होंने सचिन भी आ गए। जी, सचिन बालियान जी आ चुके हैं। तो उन्होंने भी यही बात रखी थी कि पानी भी ला दो थोड़ा सा, बोलने में दिक्कत हो। भारतीय जनता पार्टी जो आवाज़ उठाते हैं, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाती है, लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन जब शासन उनका आ गया, उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कुछ नहीं किया। हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल है वो किसानों के लिए आवाज़ उठा रही है, लंबे समय से मंत्रिमंडल में भी रही है, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है। तो यदि इस प्रकार से पार्टियां आवाज़ उठाती हैं और कार्य नहीं होता, तो किसान सैनिक संगठन भी क्या इन्हीं की तरह वादे करके सरकार बनाकर पीछे हट जाएगा, या क्या कार्य करेगा? किसान क्रांति सैनिक संगठन समुदायवाद पर बात नहीं करता है। जी। मेरे संगठन में सैनिक हैं। सैनिक का धर्म होता है देश की एकता, अखंडता और उसके लिए प्राण त्यागना। एक सैनिक हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं करेगा। जहाँ पर देश के लिए जान देने की बात आती है वहाँ जान देगा, और जहाँ पर सख्त कानून की बात आएगी वहाँ पर आतंकवादी हिंदू हो मुस्लिम हो, फांसी के लिए कोई देर नहीं करेगा। जी। ये जो फालतू ड्रामा हो रहा देश में, हिंदूवाद हिंदूवाद, हम सब आर्य हैं। जी। आर्यवर्त हमारे देश का नाम है। लोगों ने यहाँ जातिवाद फैला करके खुद हिंदुओं में फूट डाल दी। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये छोटा है, ये बड़ा है। हम लोग इतिहास को तोड़ मोड़ करके पढ़ते हैं। देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। लोग जयचंद को देशद्रोही मानते हैं। जी। जयचंद की बेटी को संयोगिता ने उठाया, लोग कहते हैं प्रेम करती थी। क्या कोई इस चैनल पर देखने वाला यह स्वीकार करेगा कि मेरी बिना मर्जी के किसी की बेटी को कोई प्यार करे, जबरदस्ती उठा ले जाए? क्या वो जयचंद नहीं बनेगा? पृथ्वीराज चौहान की ये भूल थी, इसलिए किसी भी राजा ने उसकी सहायता नहीं की। हमें लोगों ने बांट दिया है महाभारत के बाद में। यह बात सही है, हम हिंदू हैं या आर्य हैं, बात एक ही है। और हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने का एक बैंक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की धर्म सुधारक बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बुर्के पर, तलाक पर, हलाला पर हम लोगों को गुमराह की हुई है। असली मुद्दा था जनसंख्या का। जब जनसंख्या के ऊपर रोक लगेगी, कानून बनेगा, तो एक्चुअल में ही मुसलमान ही नहीं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो उच्च जाति से बदला लेने के लिए शायद अपनी जनसंख्या बढ़ाती हो। खुद भाई भाई के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाती है। एक भाई ने एक को थप्पड़ मार दिया, दूसरा भाई अगली बार बोलता है, अपनी बहू को समझाता है 10 बच्चे पैदा करो, मेरे इसने लाठी मारी थी। जी। तो जनसंख्या पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बारिश हो रही है गौरी जी? जी कैप्टन साहब, मैं भी यही कह रहा था कि बारिश आ चुकी है, आप और मैं दोनों भीग चुके हैं, क्यों ना हम अंदर जाके बात करें। पोज दे दीजिए। जी। हाँ, कोई बात। तो वार्ता जो है वो लगातार जारी रहेगी। अभी यहाँ पे काफ़ी बारिश तेज होनी शुरू हो गई है, हम बाहर बैठे हुए थे। हरियाणा तक दिख रहे हैं। अच्छा एटमॉस्फेयर है, मैं रहता हूँ यहाँ पे इसलिए। और ये हम खेतों में बिल्कुल आए हुए थे कैप्टन जी के पास छोटा में। सा है। लोग मेरे से पूछते हैं आप गाँव में क्यों जाते हैं? मेरे अधिकारी बोलते हैं आपके साथ रहने वाले सब शहरों में सेटल हो गए हैं, आप गाँव में क्यों जा रहे हैं? मेरी आत्मा मेरे गाँव में। यहाँ से हरियाणा तक कोई गाँव नहीं। इतनी हरियाली, इतना अच्छा वातावरण, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक वातावरण और गांव जैसी बात कहीं नहीं है। और हमारे लोकदल से जुड़े हुए भाई हैं संजय तोमर संजू जी, वो प्रश्न रख रहे हैं सिर्फ आपसे कि अगर आपको मौका मिले एमपी या एमएलए बनने का, तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? नीचे चल के उनका जवाब देंगे। जी बैठते, बिल्कुल। बारिश आ रही है। हाँ जी थैंक यू संजू। यहाँ अंदर, यहाँ तो लाइट कम होगी ना। तो मित्रों,
चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि बारिश का नेटवर्क यहाँ पे अच्छा आएगा वैसे। यहाँ बैठे हैं लाइट अंदर, क्योंकि कोई समस्या नहीं आएगी, अंदर बैठ लेते हैं यहीं पे। ठीक है, लाइट जला लो ना। बल्कि यहाँ बाहर बूंदे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ भी बैठ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब समस्या यह है कि बारिश आ रही है, बूंदें आ रही हैं, तो फ़ोन में भी पानी जाने की समस्या आ सकती है, और हम जैसे गरीब आदमी नया नया फ़ोन रोजाना कहाँ से साहब लाएंगे। यहाँ रहते नहीं हैं। जी। यहाँ रख लो ना एक। अच्छा यहाँ पे, यहाँ भी बारिश कम है। अरे नहीं, लाइट तो चलाएंगे। अभी हमसे जुड़ेंगे सचिन पांचाल जी का भी सवाल है कैप्टन साहब आपसे कि आप जनसंख्या के ऊपर अपने विचार रखें, जनसंख्या बिल के विषय में अपने विचार रखें। शायद ठीक आ रहा है हाँ जी, बिल्कुल। कम या लाइट नीचे हो तो चले। एक बल्ब उधर लगा दो और ये जो इधर लगा। नहीं, उचित है, उचित व्यवस्था है लाइट की, सब चलिए कुछ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप अंदर रहना गुरुजी। यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ आ जाइए। मैं जैसे कि पहले बता रहा था कि ये सवाल ना तो पूर्व नियोजित है, ना ही यह योजना पूर्व नियोजित कोई थी। भी सवाल पूछ सकते हैं। जो कुछ भी है वो आपके सामने है, लाइव है, ना ही कोई लिखा गया है, ना ही कोई योजना बनाई गई है, बाहर से अंदर आ गए हैं, बस सब 4 आपके बजे बात सामने हुई थी। सब आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कुछ पहले वार्तालाप है कि ये सवाल होने हैं, ये नहीं होने हैं। तो विचारों का आदान प्रदान है, आप सभी भी अपने विचार रख सकते हैं। तो कैप्टन साहब, तो सबसे पहले मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा संजू तोमर भाई का। संजय तोमर संजू जी लोकदल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो वो आपसे जानता हूँ मैं। प्रश्न रख रहे हैं कि अगर आपको मौका मिले एमपी या एमएलए बनने का, तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? यस, देखिए किसानों को जब, जैसा भी अभी अपने अनिल पवार जी ने बताया था, जब गन्ना मिल बिजली बना रहा है तो जी। किसानों को जो है बिजली फ्री होनी चाहिए। जी। अगर फ्री नहीं कर सकते हैं बिजली तो आप वहाँ पे मीटर रीडिंग लगाइए। एक किसान के पास 5 बीघे जमीन है, वो भी कम बिजली चला रहा है, वो भी उतना ही बिल दे रहा है जितना 50 बीघे वाला दे रहा है। जी। आप जितना बिजली का इस्तेमाल करें और आप उसको कितना सब्सिडी दे सकते हैं, ये हम इस पे गौर करेंगे। इसके अलावा किसानों को फसलों में बदलाव चाहिए। अगर यहाँ पे पहली तो बात है कि अगर गन्ने मिल पूरा गन्ना की पेराई नहीं करता है जी। तो सरकार को और मिल लगा देना चाहिए, खेड़ा हटाने में लगा दो। बिल्कुल, जहाँ जहाँ पर किसानों का बरनावा में लगा दो। बाहुल्य है वहाँ पर मिल लगा देना। कुशार में लगा दो, वहाँ पे कोई मिल नहीं है। जी। साथ ही मैं चाहता हूँ जो किसान बहुल क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े गांव हैं, लुहारी गांव है, खामपुर राजपुर हमारा खेड़ाटाना गांव है, जी। सुरूपुर गांव है, डिकोली गांव है, बावली गांव है, इनको छोटे कस्बे का मान्यता मिलनी चाहिए, जी। जिससे जो कस्बों के अंदर पीने का पानी टंकी है जी। उसकी सुविधा मिले, चिकित्सा की सुविधा मिले, पुलिस चौकी हो। हम और बातों में उलझे रहते हैं। हम उन नेताओं के जो है के नाम पे वोट मांगने वाले नेताओं में उलझे रहते हैं। लोग चौधरी चरण सिंह के नाम पे वोट मांगेंगे, इंदिरा गांधी के नाम पे मांगेंगे, अंबेडकर के नाम पे मांगेंगे या किसी महापुरुष के नाम पे मांगेंगे। नहीं, हमें उन नेताओं को देखना है कि ये वो तो मर चुके हैं, वो चले गए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। आज का नेता कितना निष्ठावान है, जी। यह अपने वादे को कितना पूरा करता है। तो कैप्टन साहब, जैसे कि हमारे यहाँ से अजीत सिंह जी भी रह चुके हैं सांसद, हमारे यहाँ से सत्यपाल जी भी सांसद हैं। यदि आप यहाँ से सांसद होते तो आप यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में क्या क्या परिवर्तन ला सकते थे या क्या क्या परिवर्तन चाहते थे? यस, देखिए बागपत बड़ौद शामली सहारनपुर एक रेलवे लाइन है जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ, शायद संजू जी बाद में जुड़े होंगे। संजू जी, बागपत बड़ौद शामली सहारनपुर रेलवे लाइन से जम्मू कश्मीर मुंबई कलकत्ता के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती है। हम बाकी जैसे भारत में ट्रेन चलती है, यहाँ से भी चलनी चाहिए। यहाँ के लोग भी सेना में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में। जब हमें जाना होता है तो हमें यह चिंता हो जाती है हम दिल्ली कैसे जाएं, और जी। वहां से दिल्ली आने की चिंता नहीं है। लोनी का जाम देख लीजिए। चौधरी अजीत सिंह तो उन कितना तो मंत्रिमंडल में शायद ही कोई लोग रहे होंगे, उन्होंने क्यों नहीं सड़क के लिए कदम उठाया? जी। खुद वो समाजवादी पार्टी में भी थे, वो लोग खुद बहुजन समाजवादी के समर्थक भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, वो अटल बिहारी के मंत्रिमंडल में भी रहे। उन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए, इस सड़क के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और ऐसी नहीं है वो अपराधी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है,
वो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। साथ ही गौरव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अजीत सिंह की आवाज़ नहीं सुनी गई, क्या सतपाल जी की आवाज़ भाजपा सुन रही है? भाजपा वालों से मेरा सवाल है, क्या भाजपा सतपाल जी की आवाज़ सुन रही है? समस्या कहाँ है? दिल्ली की बैठी हुई सरकार की मानसिकता में। आईएएस आईपीएस अधिकारी लखनऊ वाले, दिल्ली वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूर क्यों नहीं करते कि जैसे देश में काम होता है इस क्षेत्र के लिए भी काम हो? ये जिम्मेवारी क्या न्यायालय की नहीं है? क्या राष्ट्रपति की नहीं है? क्या लोकसभा अध्यक्ष की नहीं है? क्या यहाँ पे सिर्फ एक अजीत सिंह ही सांसद थे? यहाँ पे क्या विधायक नहीं रहे हैं? अरे ये दल बदल करने वाले कभी लोक दल में चले जाते हैं, कभी भाजपा में, कभी समाजवादी में, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी में। गौरव जी, इनको भुलाइए, या तो चुनाव का कीजिए बहिष्कार, नहीं तो नए लोगों को नेतृत्व करने दीजिए। मेरे क्षेत्र में उच्च शिक्षित प्रिंसिपल, अध्यापक, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, देशभक्त किसान जिनको नौकरी नहीं मिली लेकिन वे जीवित हैं, वो क्या नेतृत्व नहीं कर सकते? 8वीं पास 5वीं पास नेता बन सकता है, अपराधी हत्या मर्डर कर करके दुनिया भर के सांसद बन सकता है। खेत में काम करने वाला किसान, ग्रेजुएट किसान नेता क्यों नहीं बन सकता? क्या अजीत सिंह का बेटा सेना में नौकरी करके आया है? मैं सतपाल जी को मानता हूँ, वो पुलिस में नौकरी करके आए हैं, क्या उनकी बेटी ही नेतृत्व करेगी? आप जैसे कार्यकर्ता आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, सुनीत दांगी जी और बहुत कार्यकर्ता हैं, आपको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नेताओं के बच्चे नेतृत्व करेंगे? नहीं। किसान क्रांति सैनिक संगठन ने यह घोषणा की है, हम किसी भी दल बदल करने वाले सांसद विधायक को अपनी पार्टी में नए नेतृत्व करने का मौका देंगे, ना उनको धोखा देने का मौका देंगे। हम सिर्फ उच्च शिक्षित किसान, सैनिक, पुलिस अधिकारी और बेरोजगार उच्च शिक्षित छात्र और किसानों को अपनी पार्टी में टिकट देंगे। 2019 हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बने और 2022 के चुनाव में हम कम से कम 22 जिले में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कैप्टन साहब, ये तो हो गया एक मुद्दा कि केवल एक रेल लाइन का, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पर आपने चर्चा नहीं की। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि हमारी शिक्षा, बंधन में बंधा हूँ, शिक्षा हुई, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई आईआईटी स्कूल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे रेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है, इज्जत का सवाल है। लोग दल क्या बोलेंगे? चौधरी अजीत सिंह को वोट दो, इज्जत का सवाल है। क्या उनकी वोट ना देने से हमारी बेइज्जती क्या हो रही है? अगर कोई काम करे, अगर सतपाल जी यहाँ पे आईआईटी कॉलेज की घोषणा करते हैं, उद्घाटन करते हैं, या ये सड़क बनवाते हैं या रेल चलवा देते हैं, फिर ये बात क्यों होती है कि जाट, जब तक हम हरिजन, झींवर और सभी जाति को साथ लेकर नहीं चल सकते, समाज में कैसे बढ़ सकते हैं? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, चौधरी चरण सिंह ने कभी जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं किया, उन्होंने समाज का प्रतिनिधित्व किया है। चौधरी अजीत सिंह नहीं कहते मैं जाटों का नेता हूँ, वो बोलते हैं मैं सभी समाज का नेता हूँ। ये तो वो लोग बोलते हैं जो अपराध प्रवृत्ति के सफेद कुर्ता पजामा पहन करके इनकी जय लगाते हैं, इनके जयकारे लगाते हैं। जाति क्यों? क्या मेरे पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण को या जीवर को मैं तंग करूंगा? क्या? हाँ, देखिए, किसान आंदोलन है, कभी भी किसान आंदोलन क्यों फेल होता है? अगर गुज्जर नेता है और वो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है तो सिर्फ गुज्जर ही जाते हैं जी। हरिजन भी तो खेती बोते हैं जी, झींवर भी तो बोते हैं, ब्राह्मण भी तो खेती करते हैं। किसान कोई जाति नहीं है, किसान एक संगठन है। हम सब किसान के बारे में बात करें। मैं अजीत सिंह को बिल्कुल बदनाम नहीं करूंगा, वे जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे किसानों का करते हैं। जाट उनको जाट नेता कह करके उनकी गरिमा कम कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका उपयोग कर पा रहे हैं अपनी जातिवादी वोट लेने के लिए। तो पता ही नहीं इनको क्या कहना है। कैप्टन साहब, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि विस्तारीकरण पे ना जाकर हम संक्षिप्तीकरण में, संक्षेप में सभी का फिर इस पे आ जाएंगे, लाइव मोबाइल है जी जी। अनिल सिंह पवार जी कह रहे हैं समान शिक्षा समान कानून सभी का अधिकार होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मोहित सोलंकी जी का एक प्रश्न और है कि सर, हमारे गांव में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि ये स्वर्ण और ओबीसी वर्ग के लोगों का नेताजी वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोपगंडे, बैनर, ये वो सब, ये सब क्या होता है? लोगों को लुभाने की बात करते हैं, जमीनी हकीकत पे कुछ हो रहे हैं। आप ज्यादातर लोकसभा चैनल को देखिए, दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं। हमारे उत्तर भारत के, बिहार के लोग जातिवाद और इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। असली मुद्दा तो साफ पानी, समान शिक्षा, समान कानून और न्याय
जी ये होने चाहिए। ये फालतू की बात है, किसी ने बैनर लगा दिया, वो कर दिया। हम लोग आतंकवादी नहीं है, लेकिन हम लोग उलझे हुए हैं। लेकिन सर बात तो कैप्टन साहब कहीं ना कहीं उनकी जायज़ है कि जब सवर्णों से उनको वोट लेने के लिए स्वर्ण वोट चाहिए होती हैं, और जब चुनावी समय आता है तब एससी एसटी ओबीसी और जनरल 3 वर्गों में वोटर को बांट दिया जाता है। तो ऐसे में जनरल वर्ग क्या करेगा, जिनको ना सरकार की तरफ से कुछ मिल पाता है, ना ही कोई पार्टी दे पाती है, और ना ही कोई सत्ता उनको देखिए मानने के लिए गौरव जी, मैं तैयार है आपके कि सवाल का वोटर जवाब है। देता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बोए हुए जंजाल में फंस चुकी है। जी भारतीय जनता पार्टी आई थी देशभक्ति का नारा, हिंदुत्व, राम मंदिर, आतंकवाद आदि मुद्दों पर आई थी। जी भारतीय जनता पार्टी यह समझती रही कि जनता सीधी है, जनता सीधी है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। किसान क्रांति सैनिक संगठन की तरह बहुत संगठन है जो जनता के अंदर इस बात को जागरूक कर रहे हैं कि इन नेताओं को पहचानो। जी भारतीय जनता पार्टी ने खुद कभी भी संसद में राम मंदिर के ऊपर बहस नहीं करवाई, मुझे तो याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालय में, संसद में माननीय न्यायालय जी का सम्मान करती है, और जनता के बीच में क्या बोलती है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम खाते हैं, हम जान दे देंगे, ये कर देंगे। जनता के बीच में कुछ, न्यायालय में कुछ। तो जनता इस चीज को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद हो चुकी है, स्वर्ण शिक्षित, राजपूत शिक्षित उच्च वर्ग इनकी चालाकी को जान गया और इनको वोट नहीं देगा, इसलिए वो एससी एक्टी की तरफ झुक रहे झुक रही हैं। है। लेकिन एससी एसटी इनसे डरता है कि कहीं ये सरकार में ना आ जाए, तुम्हारे को दोबारा ये कुचल दे। जब तक हम समाज में एकता की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं चौधरी अजीत सिंह का बहुत सम्मान करता हूँ, वो कभी एससी एसटी के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू को भड़काने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। जी कपिल मुदगल जी का एक सवाल है आपसे कि कैप्टन साहब आपसे एक सवाल है कि बागपत में रोड और बिजली और शिक्षा, इस विषय में आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे और आपके विचार क्या हैं कि कपिल जी, क्षेत्र बार क्या बार चाहता ये है? टाइम लग रहा है, गौरव जी को भी जाना है इस पे। मैं तो आपसे जब शायद बाद में जुड़े होंगे काफी कह चुका हूँ, जी और बार बार आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देख लिया, मैं आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जी अगला से। सचिन बालियान जी आपसे ये कहिए कि आपके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं या आपसे प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कप्तान साहब जब आप एमपी बने तो कुछ करो या मत करो, लेकिन अपने बेटे को वोट देने के लिए मत कहना, जैसे कि परिवारवादी पार्टी करती हैं। तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या आपका ऐसा कोई विचार है कि अपने परिवार मैं को इनके सवाल का मैं आशय समझ गया हूँ। वोट देना तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, जी मतलब नेता ना बने, जी उनका कहने का शायद ही परिवारवाद मतलब को होगा, समर्थन ना दिया जाए। परिवारवाद को समर्थन बने। अरे सचिन बालियान जी, आपको अजीत सिंह के बेटे से प्रॉब्लम नहीं है, आपको लालू के परिवार से प्रॉब्लम नहीं है, आपको देवगढ़ के परिवार से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो अभी तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ, मैं शायद ना भी लड़ूंगा, क्योंकि मेरे संगठन में जो मेहनत कर रहे हैं मैं उन्हीं को टिकट दूंगा, शायद मैं अध्यक्ष ही रह जाऊं। मैं इतना स्वार्थी और लालची नहीं हूं। मेरा बेटा बहुत उच्च शिक्षित है और टीसीएस कंपनी का मैनेजर है, अगले महीने वो जर्मनी जा रहा है। उनका राजनीति में मुझे नहीं लगता सवाल आएगा, और आएगा तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जमीनी हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। वो बहुत उच्च शिक्षित हैं और बहुत ही मेरे क्या बोलते हैं, मेरे सपनों को साकार कर रहे हैं। अभी सबसे पहले किसी भी, एक विनय के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी लोग हैं पहले शिक्षा को ग्रहण करें। छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ राजनीति में घूमते रहते हैं, शाम को शराब मिल गई पीने के लिए, नेताओं के जयकारे लगा रहे, पैर पकड़ रहे। नहीं बच्चों, आप लोग उच्च शिक्षित बनिए, आप पढ़ाई कीजिए और आप गहरी पैनी नजर रखिए, नेताओं के चक्कर में ना फंसे। आज कैप्टन साहब आपने एक बहुत अच्छी बात ये याद दिला दी मुझे कि आज सुबह बड़ौत में एक रैली हुई थी लोकदल की, जिसमें जयंत चौधरी आए हुए थे, और वहाँ पर 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ था। गौरवदेव जी, जी आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप घूम फिर के लोक दल के सवाल मेरे से पूछते हैं। जी जी मैं पूछ ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जी। वो लोक दल में चुनाव तक जीत चुके हैं, तो आप घूम फिर के मुझे उस उलझन में ना उलझाएं, आप देश की समस्याओं पे बात करें। कैप्टन साहब ये लोकदल से कोई मुझे जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं तो सब जो सामाजिक प्रश्न है वो उठाना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चों का एक राजनीतिक पार्टी के सभा में होना जरूरी है या होना चाहिए? क्या एक राजनीतिक पार्टी को शोभा देता है कि बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रम में बुलाए?
देखिए, आप अगर गैर राजनीतिक संगठन है, जैसे अभी हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जी और आप देश को मजबूत बनाने की, बच्चों में एक जागरूकता, एक मजबूत भारत की प्रेरणा लाना चाहते हो, जी तो बच्चों से संपर्क करने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी राजनीतिक पार्टी के उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो जो पूरे देश का हित नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन देश में बदलाव भी छात्र ही लाएंगे। छात्रों को भी ये सोचना चाहिए जो सामने खड़ा हुआ है इसकी बात में कितनी सत्यता है। लेकिन और सर, छोटे बच्चों, छठी सातवीं हाँ आठवीं वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी छोटे बच्चे बड़े कोमल दिमाग के होते हैं, उनके अंदर जाकर के किसी नेता को उनको उनकी पढ़ाई के लिए प्रेरणा देना, उनको खेलकूद के लिए प्रेरणा देना, उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा देना, उनको झूठ बोलने से रोकना, बुराइयों से दूर करना, वो तो शोभा देता है। लेकिन मेरी पार्टी को वोट दो, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और गौरव देव जी, सिर्फ लोकदल ही नहीं, सभी पार्टी करती है। क्या आपकी पार्टी नहीं करती? मैं आपसे सवाल कर रहा जी हूँ, जी कैप्टन साहब, मैं आपसे कर रहा हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना तो मेरे पास किसी दल की सदस्यता है। गौरव देव जी, आज लेकिन मैं बहुत हाँ, ही इस बात विचारधारा का आभार व्यक्त करता हूँ। आप, मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपके दिल से एक आवाज आई है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। आप एक हमारे देश के सबसे पहले मैं चिंतक नागरिक हूँ। जी, क्योंकि मैडम, पानी दे दो ना तो मेरे पास कोई सदस्यता है, ना ही मैं किसी के लिए आईटी के लिए कार्य करता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से ना ही मुझे कहीं से कोई अनुदान या कोई पैसा वगैरह मिलता है। जो मेरे मन में आता है, जो मेरा मन कहता है, मैं वो लिख देता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं जो मेरी विचारधारा है वो भाजपा की विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खाती है, देखिए हिंदुत्व यार, के मुद्दे पर, ऐसे विकास है, के मुद्दे हर पर। पार्टी में हमारे थोड़ा थोड़ा सा मिल जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा मिल जाता है। जी लेकिन संपूर्ण भारत की एकता के लिए जैसे बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, वो तो बुरके में रह गया। जी वो तो 3 तलाक पे बात करते रह गए। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान और भारत दो देश हैं जहां पर डेली सैनिक मरते हैं, और भारत के उद्योगपति, पाकिस्तान के व्यापारी यहाँ पर आपस में व्यापार कर रहे हैं बड़े प्यार से। सारी देशभक्ति, सारा मोटिवेशन, सारी प्रेरणा हम लोगों को, हमारे बच्चों को। क्या पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है? आप उनके साथ में व्यापार बंद कर दीजिए। सभी पार्टी को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, भारत की सभी पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मुद्दे पर आ जाइए और पाकिस्तान में जाने वाली रेल को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान में जाने वाला व्यापार को बंद कर दीजिए। आपके बाबा रामदेव ने स्वदेशी का नारा लगाते लगाते हुए बहुत भाषण किया था, स्वदेशी स्वदेशी, विदेशी व्यापार बंद करो। आपने तो चीन का भी व्यापार बंद नहीं किया, पाकिस्तान का भी व्यापार बंद नहीं किया, और हमें इराक, ईरान, यूनान की सीढ़ी दिखा करके भ्रमित कर देते हो। जी मैं पानी पी लूं? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप पानी पीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। अनिल सिंह पंवार जी पूछ रहे हैं कि धारा 370, विस्थापित कश्मीरी, रोहिंग्या और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? क्या आप अनिल पवार जी को तो मेरे विचार का पता है, बस वो सभी को सुनाना चाहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के नहीं हैं, वो बर्मा से आए हैं। बर्मा में उन्होंने लोगों पे अत्याचार किया है, बांग्लादेश ने उनको खुद शरण नहीं दिया है। किस दबाव में आकर के वे भारत के अंदर घुसे हैं? भारतीय जनता पार्टी, आपका यह कर्तव्य बनता था, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के आप उनको भारत में आने की अनुमति नहीं देते। आपने उनको बंगाल से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से होते हुए आपने उनको जम्मू कश्मीर के सजनवा कैंप के पास में ऐसी जगह पर डिप्लॉय कर दिया जहां पर आतंकवादी उनसे आराम से मिल सकते हैं। उनको कवर करने के लिए, उनकी गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे पोस्टिंग नहीं हूँ कि कुछ कार्रवाई होगी। नहीं तो सजनवा कैंप में जो सैनिकों के बच्चे और परिवारों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, मुझे शक है उन लोगों का हाथ है। क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का वोट पाने के लिए तरह तरह की बात करती है, खुद रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में बसवा रही है। गौरव देव जी, ये सवाल तो आपसे होना चाहिए, आप मेरे से क्यों पूछते हो? जी, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है। एक नागरिक हूँ, केवल चिंता नहीं दे सकता हूँ। ना पार्टी मेरी सुनती है, ना ही कोई शासन प्रशासन मेरी सुनता है, और हम तो खैर इनकलाबी कहे जाते हैं, बदनाम है इस वजह से। तो कैप्टन साहब, रवि तोमर जी का आपसे प्रश्न है कि श्रीमान जी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जितने छोटे राज्य होंगे उतना ही विकास होगा। इसका ताज़ा उदाहरण है उत्तराखंड है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है। जितने भी छोटे राज्य बने वहाँ पे जब एक अलग राज्य बनेगा, यहाँ पे एक विधानसभा भवन बनेगा, विधानसभा भवन बने, बहुत विभाग बनेंगे, उनमें आईएएस भी होंगे, आईपीएस भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, उसमें सफाई करने वाला एससी एसटी का कर्मचारी भी होगा, उसमें माली जाति के लोग फूल पत्तियों के लिए गार्डन के लिए भर्ती भी होंगे, सरकारी नौकरियों का अंबार लग जाएगा और अपना बजट होगा। अपने लोग जो इनकम टैक्स देते हैं अपने क्षेत्र के लिए लगेगा, जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो हम यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, वो पूरी लखनऊ जा रही है। लखनऊ वालों को प्रबंधन करना है कहाँ पे लगाना है। अगर लखनऊ लोग हमारे यहाँ के लिए काम कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना बहुत जरूरी है और इसके लिए देश हित में भी फायदा है और यहाँ के लोगों के लिए भी फायदा है। ये किसी जात ये कह देना, मैंने सुना है गौरवदेव जी आपसे भी सुना था कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा तो यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, जनसंख्या कानून बनना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है कि बच्चा ही होगा, बेटा ही होगा, तो हम लोगों को आगाह कर, कुछ लोग ही डरते हैं कि भाई मेरे पास लड़की होगी तो मेरे तो लड़का नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। जब डॉक्टर लोग गोरख धंधा कर रहे हैं तो उन पर कंट्रोल कीजिए। अगर वो सही हमारा चिकित्सा दे रहे कि लड़का ही हो सकता है, एक लड़का एक लड़की का कानून हो जाए। फिर समस्या आती है, लोग बोलेंगे मेरा बच्चा मर गया, डेंगू हो गया, बीमार हो गया, तो कौन देखभाल करेगा। तो चिकित्सा फ्री होना बहुत जरूरी है। आप भले टैक्स बढ़ा दो, फसलों के रेट ना बढ़ाओ, आप जनसंख्या कानून बनाइए, आप लोगों को शिक्षा फ्री कीजिए, आप चिकित्सा फ्री कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, पानी दीजिए, और मरने के लिए तो हम तैयार ही हैं, भले ही हमारी आधी तनख्वाह कर दो। सोनू चौधरी जी एक व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो व्यंग में पूछ रहे हैं कि एक मलकपुर मिल वाला भी मोदी है, क्या इसका भी कोई ढंग बैठ सकता है? हाँ, क्यों नहीं बैठ सकता है। आप एक साल गन्ना मत कीजिए। अगर आपको लगता है मलकपुर मिल सतपाल से मिला हुआ है, अजीत सिंह से मिला है, मुझे नहीं पता, ये अफवाहें प्रोपगंडे हैं। मैं जब तक किसी चीज़ को अपनी आंख से नहीं देख लेता हूँ, किसी के बारे में अफवाह को महत्व देना मैं पसंद नहीं करता हूँ। अगर उनको लगता है नीरव मोदी जी अजीत सिंह को भी चंदा देते हैं, सतपाल जी को भी देते हैं। मैं धूम सिंह जी से सर्दी के मौसम में मिला था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसके ऊपर केस किया हुआ है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी मिल मालिक हमारा शोषण कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, और जैसे कि सतपाल जी ने बहुत मेहनत किया इसके लिए, फिर भी बात नहीं बन रही है, तो उसको सबक सिखाने के लिए क्या होना चाहिए, मत डालो एक साल गन्ना। चलो हमारा जितना नुकसान था उतना कोल्हू लगा लो, अपने करेसर लगा लो जी। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी नहीं, लेकिन उसको सबक मिल जाएगा, वो 2 साल में भाग जाएगा यहाँ से जी। ये बात है। ये एक मजाक में उसने क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं मजाक में जवाब दिया, सीरियस जवाब देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, न्यायालय जी, राष्ट्रपति जी, क्या मोदी जी आपसे बड़े हैं? नीरव मोदी जी, क्या जो इस मिल के मालिक बड़े हैं? आपकी क्या जिम्मेवारी नहीं बनती? आप सिर्फ हाथ पे हाथ धर बैठ के करे एक व्यापारी से किसानों का शोषण करवाते रहेंगे? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। पहला मेरा सवाल मजाक में था, वो तो एक मजबूरी होगी किसान की, लेकिन ये देखिए अगर किसान अपना गन्ना नहीं डालेगा, उसको फसल का पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास चाय ठंडी हो ले आओ, चाय ले आओ, और जब उसके पास में जो है पैसा नहीं है, अगर बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, कोई बीमार हो रहा है, और कपड़े पहनने के लिए यार वो एक गन्ने से थोड़े जीवन चल रहा है, हमें बाकी तो जरूरत है। जी। आशीष चौहान जी कह रहे हैं कि हमारे में सिर्फ एक ही मुद्दा है, सड़क, दिल्ली सहारनपुर हाईवे और किसानों के अच्छे दिन। ना तो सड़क है, ना किसानों के अच्छे दिन आए हैं, ना पेमेंट में मलकपुर मिल ने कुछ किया है, तो ये सब कब होंगे? तो आशीष चौहान जी इसका जवाब कैप्टन साहब नहीं, मैं ही दे दूंगा, क्योंकि कैप्टन साहब कौन सी सरकार है? जी बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा था, ना कैप्टन साहब की कोई सरकार है, ना ये नेता है, ना इन्होंने कोई चुनाव लड़ा है, तो इस चीज़ को ये नहीं बताएंगे। इस चीज़ को सत्ताधारी पार्टियां बता सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी, सांसद से पूछिए, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री, ये इस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि कैप्टन साहब भी आपकी और हमारी तरह जनता हैं, और हम सब लोग अपने ही विषय पर इन्हीं मुद्दों पर उठाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं। चलो मैं छोटा सा जवाब देता हूँ जी। क्या नाम था इनका जिन्होंने सवाल पूछा? आशीष चौहान जी। आशीष चौहान जी, सबसे पहले तो नमस्कार। क्या आपकी आंखों पे पट्टी रहेगी?
आपके विधायक सांसद आपके क्षेत्र के हैं, उनके घर पे जाके क्यों नहीं बैठते हो? आपने वोट दिया है। सांसद और विधायक जी, क्या आप लोग आंख बंद करके रहोगे? आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। आप उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर दीजिए। आप धरने पे खुद बैठ जाइए। किसान मजदूर यहाँ के लोग आपको वोट देंगे। आप लोग स्वार्थी मत बनिए, आप लोग ढोंगी मत बनिए। आप लोग जनता की वादे को पूरा नहीं कर सकते तो जनता के दिल में बसने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दीजिए। एक दो विधायक आत्महत्या आत्मदाह करके दिखाइए, आपको लोग भगवान बना देंगे। आप ये मत कीजिए। अब की बार बीजेपी की सरकार है, अगली बार लोकदल की हवा चली, आप लोकदल में चले जाएंगे। आपको लगेगा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की हवा चल रही, आप कांग्रेस में चले जाएंगे। किसान क्रांति सैनिक संगठन का मुख्य उद्देश्य है आपकी चालाकियों को खत्म करना। जी कैप्टन साहब, मैंने एक बात कही थी, एक पोस्ट लिखी थी मैंने बहुत दिनों पहले, लगभग हफ्ता हो चुका है, कि सत्ता बदलती हैं लेकिन नेता वही रहते हैं। नेता भी बदलेंगे, सत्ता भी बदलेंगे, और सैनिकों का संगठन, किसानों का संगठन, देशभक्त छात्रों का संगठन, उच्च शिक्षित किसानों का संगठन नेतृत्व करेगा। जो लोग आज कांग्रेस में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, लोकदल में जाते हैं, इनके चुंगल से, इनके शोषण से जनता को बचाना है। इसके लिए चिंता मत कीजिए। 2021 की शुरुआत में शुरू काम हो जाएगा। गौरव देव जी, हमें आप जैसे का भी समर्थन चाहिए। बिल्कुल कैप्टन साहब, जनता के लिए और देश के लिए हमारा समर्थन सदैव रहेगा, क्योंकि हम सब कुछ होने से पहले ना हम भारतीय जनता पार्टी से हैं ना रालोद से हैं। हम सबसे पहले भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं और वोट हमारा अधिकार है। हम जहाँ चाहें वहाँ दे सकते हैं। हमारे ऊपर कोई किसी पार्टी का कोई दबाव या कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मेरा एक प्रश्न यह भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने सत्ता में आने के लिए एक मामला उठाया था लोकपाल बिल का समर्थन। ना तो आज तक लोकपाल बिल आया है। सुरेश चौहान के जी सुदर्शन न्यूज में हैं, वो जनसंख्या बिल का मामला उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो लोकपाल बिल और जनसंख्या बिल, अरे गौरव देव जी, नए लोकपाल बिल लाए गए, वो तो वोट लेने का एक जनता को, नेता लोग जनता का टेस्ट ढूंढते हैं, स्वाद कि जनता क्या चाहती है, बस उसके नाम से वोट दे दो, वादा करो ना करो। लोग बिल कैसे ले आएंगे? खुद अपराध प्रवृत्ति के लोग, जो लोग मर्डर करते हैं, जो लोग बलात्कार करते हैं, जेलों में रहते हैं, जब तक वे चुनाव लड़ते रहेंगे लोकपाल बिल कहाँ आएगा? जी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट लिखी थी सनमार्ग अखबार के माध्यम से। मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है क्योंकि मैं आंकड़ों को रखता हूँ। जी, उसमें आंकड़े दिए थे कितने प्रतिशत विधायक और सांसद चुनाव में खड़े हुए अपराधी, और उनमें से हर राज्य में कितने जीते हैं, और आज वे संसद में भी हैं। तो लोकपाल बिल लाना, ये अपने पैरों पे क्यों मारेंगे? सीधी सी बात है। मेरे साथ अगर पड़ोस का झगड़ा है और मैं उसकी हत्या कर देता हूं, वो भले ही जायज है, लेकिन मैं अपराधी हूं। जब तक इस बात की लोगों के अंदर भावना नहीं आएगी, अपराध अपराध है, कानून बना हुआ है। आप बलात्कार का छुटवा रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक नेता का नाम नहीं दे दूंगा, लोकदल से, वो कभी कांग्रेस में थे, कभी लोकदल में, अपराध से जुड़े हुए थे। अपराधियों के टेलीफोन अगर उनकी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए तो बहुत लोग हैं। कहते फूलन हैं देवी को सांसद बना दिया था, हालांकि फूलन देवी के साथ में अत्याचार हुआ, उन्होंने बदला लिया, लेकिन वो संसद के जाने लायक नहीं होनी चाहिए। कैप्टन साहब, ये तो कहावत है कि अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ है। ये चोली दामन को, इसको खत्म करना यार, यही तो है समस्या। अपराध के बिना राजनीति नहीं चलेगी और राजनीति के बिना अपराध नहीं होगा। अपराधी राजनीतिकरण नहीं होगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। तो कैप्टन साहब, जैसे कि आप और हम बहुत देर से वार्ता कर रहे हैं, कई मुद्दे मैं रख चुका मेरे हूँ। मुद्दे तो रह गए ना, जी। तो सवालों के रह गए। जी जी, और कहीं आपको ऐसा लगा हो जैसे कि आपने कई बार मुझ पर स्वयं आरोप लगा दे कि आपकी विचारधारा जो है भाजपा ही है, आप भाजपा से हो, तो मेरे मुद्दे आपको कहीं ऐसा लगे कहीं भाजपा से प्रेरित हों या किसी पार्टी से? बिल्कुल गौरव देव जी, आप जितने नवयुवक हैं आपस में जब फेसबुक पे मैं देखता हूँ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, मुझे दुख होता है। आप भारत की शक्ति हैं, आप इस क्षेत्र की शक्ति है। विजय राणा हो, आप हो, सुमित दांगी हो, या लोकदल के संजू तोमर हो, या विनय तोमर हो, या अनिल लोढ़ा हो, अजय तोमर हो, बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग देव खाने के लिए आप लोग जो है ऊपर करो, क्षेत्र की समस्या उठाएं।
धन्यवाद लोग- कैप्टन साहब, बहुत बहुत मैं आपका वो जैने भूल ही गया हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। आप लोग भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहो, आप अपने नेतृत्व को बताइए कि आपके लिए हम लोगों ने वोट मांगने की मेहनत किया है। अगर भारत सरकार, लखनऊ सरकार आपकी बात नहीं सुनती, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। लोक दल वालों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप जब संसद में रहते हो, विधानसभा में रहते हैं, जब आप मुद्दे नहीं उठाते हो और कोई मतलब नहीं है ये कह देना हम तो 2-4 सांसद हैं, 2-4 विधायक हैं। अभी तो आप 2-4 विधायकी के लिए वोट मांग रहे हो। देखिए, मैं यहाँ पे अजीत सिंह के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अजीत सिंह जी, आप अकेले चलो, जी आप चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को तोड़ मरोड़ ना करें। मुझे पता है हालात के अनुसार राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन आप अकेले चलोगे, हार जाओगे, तब भी आप लोगों के दिल में रहोगे। बिल्कुल रहेंगे। आप जातिवाद की राजनीति करने वाले आजम खान से हाथ मिलाओगे, मैं आपका विरोध करूंगा। बिल्कुल जी। आजम खान ने पिछले साल एक वक्तव्य दिया था कि श्रीनगर में आतंकवाद बढ़ने का कारण है सेना के लोग, सेना के बलात्कार जवान। करते हैं या छेड़खानी करते हैं। जी ये झूठी बातें हैं। भारतीय सेना सबसे ज्यादा विश्व की देशभक्त। यहाँ तक भी देखा आपने, जब तक आदेश नहीं मिलता सैनिक गोली भी नहीं चलाता, डंडा भी नहीं उठाता है। मार खाते हुए सैनिकों को सड़कों पे मारते हुए मुसलमानों को देखा होगा। जी, जम्मू कश्मीर के हालात से सभी परिचित है, पूरा देश परिचित सेना है। के बारे में बहुत लोगों ने अपशब्द बोले हैं, तब मैं जागरूक बना हूं। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन तो था ही, आप अपनी सेना को सम्मान ना देने वालों के साथ हाथ मिलाओगे, आजम खान जैसों से। अजीत सिंह जी कैसे वोट दे देंगे जाट परिवार के सैनिक बच्चे आपको? जी आप किसानों की राजनीति करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैप्टन आप साहब, पूरे 22 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े करने दीजिए। आपके 2-4 हार जाएंगे या बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना स्थान ना खो करके आप उन पार्टियों से मिलना चाहते हो। बहुजन समाजवादी पार्टी जातिवाद पर बात करती है। जी मुलायम सिंह जी की पार्टी सिर्फ यादवों और मुसलमानों की बात करती है। जी मैं भारत की बात करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी भारत की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। कैप्टन साहब, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, आपने अनुभव काफ़ी किया है, जुड़े रहे हैं क्षेत्र से लंबे समय से। जो पूर्व सरकारें थी और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में आई है, जिस तरीके से एनकाउंटर पर एनकाउंटर अपराधियों के हुए हैं, अपराध का सफाया हुआ है। बिल नहीं आया, जनसंख्या के ऊपर कोई बिल नहीं आया है, सड़कें नहीं बनी हैं, जितने वादे पूरे किए थे वो नहीं किए थे। जहाँ तक बात इनकाउंटर की है, अगर अपराधी